हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। राइट बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस चैनल पर लगातार कुछ दिनों से काम चल रहा है फिजिक्स को लेकर, और आप लोगों के लिए हम एक नए शिक्षक के द्वारा बायोलॉजी का क्लास भी दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जहां आप लोगों को बहुत ही तौर तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ बताते हैं, समझाते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। बड़ी ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को वो बायोलॉजी क्लास ले रहे हैं आप लोगों का। और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि इस चैनल पर आप लोगों को संस्कृत का भी क्लास दें, और जल्द ही आप लोगों को संस्कृत का भी क्लास मिलेगा मेरे द्वारा भी और एक अन्य शिक्षक के द्वारा भी। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से संस्कृत और बायोलॉजी का, फिजिक्स का भी क्लास दी जाएगी। और आने वाले कुछ समय के बाद हम आप लोगों के लिए मैथ का भी कुछ मोस्ट वीआई क्वेश्चन क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए भी हम लेके आएंगे, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन प्रकार की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सब में जो क्वेश्चंस आता है, हम उस लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। बस उम्मीद आप लोगों से इतना करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को दूर दूर तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड इन्हें लाइक और कमेंट भी जरूर करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला लेक्चर जो हमारा चला था, उसमें हम आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आए थे, और लगातार हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो आज आपका थ्योरम होने वाला है, कुछ इस प्रकार से आपकी बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये थ्योरम हम आज आप लोगों को करवाएंगे। इससे पहले जो हमारा थ्योरम चला था वो गॉस प्रमेय था। जी हाँ, गॉस प्रमेय, और उसी प्रमेय की सहायता से आज इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। और उससे पहले जो चला है लेक्चर हमारा, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में या फिर किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त किए थे वहां पर। और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब के बारे में, और विद्युत क्षेत्र, इन चारों के बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाए थे। इस पे काफी एक्सप्लेन किए थे हम, और वहां पे पूर्णतः हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि वहां से ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो कृपया उन 4 क्वेश्चंस में जो एक वीडियो हम बनाए हैं उन्हें जाकर जरूर देखें, और इससे पिछला जो लेक्चर चला है थ्योरम का, उन्हें भी देखें। और आज जो चल रहा है, आज हम प्रयास करेंगे जैसे पिछले क्लास में हम किए थे, ऐसे ही आप लोगों को ये थ्योरम समझा दें इस तरह से, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, 3 साल बाद भी एग्जाम देते हैं, 3 साल बाद भी आप किसी को ये क्वेश्चन देखते हैं, तो शायद हमें उम्मीद है जो आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देरी नहीं करेंगे, सीधे थ्योरम पे चलते हैं कि थ्योरम हमारा जो है ये क्या कहता है। कहता है अनंत लंबाई के, लंबाई कितना है ये कोई फिक्स नहीं है, अनंत लंबाई, बहुत अनंत 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 लंबाई का सीधा आविष्ट चालक है, एक कोई चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए अनंत लंबाई का, कुछ अनंत लंबाई का हमें उतार ले लेंगे, और इस कारण से उस चालक पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पृष्ठ बनाना होगा, सबसे पहले हमें एक पृष्ठ बनाना होगा इस चालक को रखने के लिए। या मान लीजिए उस चालक की लंबाई बहुत सारा, मान लीजिए वो एक तार है, वो एक बेलनाकार पृष्ठ में जो है वो अंदर में रखा हुआ है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इसमें जो है ये एक हमारा क्या है, ये एक तार है, और इस पर ये जो है आवेशित तार है, इस पर जो है आवेश होगा, मान लीजिए प्लस 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 आवेश जो है इस तार पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्थित है। आप लोगों को ये बातें ध्यान रखना है। इसका नाम देना है तो ए बी हम नाम दे सकते हैं, जो अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इस तार की कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी, ये तार जो है इसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई को क्या है, मान लेते हैं इसकी लंबाई एल है हमारा। क्या है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई एल है। अब क्या करेंगे, अब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु हमारा क्या है, एक बिंदु हमारा P है, जहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा वो लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत होगा। और जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे अल्पांश क्षेत्रफल, वो भी लंबवत होगा। ध्यान दें आप लोग, दोनों के दोनों अगर लंबवत है तो थीटा का मान कितना बन जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं ये बात को, ये काम आएगा आप लोगों को। जस्ट आगे आप लोगों को इतना बातें ध्यान रखना है, यहाँ जो है एक अल्पांश भाग यहाँ पे ले लीजिए P बिंदु, और वहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इतना बात आप लोग समझ गए, इतना बात समझ गए। तो आप लोगों को हम बता दें यहाँ पर कुछ भाषा लिखना होता है, हमें कुछ भाषा लिखना होता है। यहाँ पे मानेंगे कि माना कि एक बेलनाकार कोई पृष्ठ है, इसके अंदर में हम एक क्या बोलते हैं, एक तार रख दिए अनंत लंबाई का, इसका लंबाई हम मान लिए हैं एल है, एल लंबाई का एक तार रख दिए हैं, और इस तार से आर दूरी पर P एक बिंदु है, जहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें काम करना है। तो ये बातें हमें लिख देना है। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, ये तार है, अब इस पर आवेश कितना है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। ये देखिए, ये
अनंत लंबाई का एगो तार है, मतलब रेखिक लंबाई का, अर्थात रेखिक घनत्व लगाएंगे हम यहाँ पे। और आप लोगों को पता है रेखिक घनत्व के बारे में, रेखिक घनत्व के बारे में आप लोगों को पता है कि रेखिक घनत्व जो है ये क्या होता है। रेखिक घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश एवं उस आवेश के लंबाई के अनुपात को रेखिक घनत्व कहते हैं। आ गया है, अगर टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया है तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे इसे समझा ही देने का अच्छा से। देखिए ये हम क्या बोले अभी, रेखिक घनत्व। रेखिक घनत्व, रेखिक घनत्व क्या है हमारा? देखिए किसी पृष्ठ पर, पृष्ठ कोई भी हो, किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश एवं उसकी लंबाई के अनुपात को, उसकी लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेखिक घनत्व। रेखिक घनत्व कहते हैं, रेखिक घनत्व कहते हैं। इसे याद रखना है कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर कितना आवेश है, वो कुल आवेश एवं उस पृष्ठ की कुल लंबाई कितना है या उस तार की लंबाई कितना है, उसकी कुल लंबाई के रेशियो को हम लोग कहते हैं रेखिक घनत्व। ध्यान रखना है ऐसे। अब देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। रेखिक घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और ये लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल आवेश यानी कि क्यू, मान लीजिए उस पे आवेश क्यू है, बट्टे में एल, लंबाई उसका एल है, तो क्यू बट्टे एल जो है इस रेखिक घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अब आप बताइए कि अगर हम बोलेंगे कि इस तार पर कितना आवेश है, वो आवेश याद कीजिए, तो यहां से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो यहां से निकल सकता है। जैसे कि क्यू निकाले, क्यू हमारा आवेश है, तो एल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एल लैम्डा। तो आवेश उस पे कितना मिल गया? तो इस पर जो आवेश मिला हमें वो मिल गया एल लैम्डा। एल लैम्डा, इसे ध्यान रखना। और ये कैसे मिला है ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद इसमें और भी हम बता दें, जो इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, वो क्या होता है? ये आवेश है। आवेश का मात्रक क्या हो? कूलम। ये लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। इसको कूलम पर मीटर बोलेंगे या कूलम मीटर इनवर्स बोलेंगे, हो गया। या इसका हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 होता है। और ये लंबाई है, लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। तो ये हो गया हमारा 80L। और क्या बताइए? एक्सक्लर क्वांटिटी है। इतना कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। या फिर इसका सीजीएस यूनिट भी निकाले, तो आवेश का सीजीएस यूनिट होता है शायद क्या होता है इसका? ESU होता है। ESU होता है पर ये लंबाई है, लंबाई का होता है सीजीएस मात्रक 29 सेंटीमीटर। यानी हम बोल सकते हैं ESU पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म ESU पर सेंटीमीटर, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग ESU सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है इसका सीजीएस मात्रक। यहाँ हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। ये बात हम क्यों बताएं आप लोगों को? ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया भी है, कई बार आता भी है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से कई बहुत सारा। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे हम स्पेशल, 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो वहां पे देख लेंगे। फिलहाल इसको हम इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पर हमें आवेश कहीं ना कहीं ज्ञात करना होता, आवेश का मान बताना होता, इसलिए हम ये बताएं कि आवेश के मान निकालने के लिए हमें रेखिक घनत्व का प्रयोग करना होगा। चलिए हम लोग अब थ्योरम पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें भाषा मानना होगा हमें कि इसमें सबसे पहले क्या लिए हैं? एक बेलनाकार कोई एक आवेशित चालक है हमारा, जिसकी कुल लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई है हमारा एल। तो मान लेंगे यहाँ पर ए बी जो है एक आवेशित चालक है, इसकी एकांक लंबाई कितना है? एकांक लंबाई या फिर रेखिक आवेशित घनत्व बोलेंगे लैम्डा है। तो मानेंगे यहाँ पे, माना कि जो ए बी है वो एकांक लंबाई अर्थात, या अर्थात नहीं लगाएंगे, सीधे लिखते हैं एकांक लंबाई एल का एक चालक तार है जिसका रेखिक आवेश घनत्व मान लेते हैं। इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना है? इसका रेखिक आवेश घनत्व को किससे डिनोट करेंगे? तो लैम्डा से। तो मान लेते हैं लैम्डा है। इसका जो रेखिक आवेश घनत्व है क्या है? वो लैम्डा है। एवं अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बिंदु का नाम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ही ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पे MA ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान सकते हैं कि इस तार से r दूरी पर, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु कौन है? P है।
r दूरी पर P एक बिंदु है। क्या है? P एक बिंदु है जहां से क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इतना ही भाषा लिखना। लिखने का हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम लिख लेंगे एक कोई एक बेलनाकार पृष्ठ है, इसमें एक हम कोई चालक एल लंबाई के चालक को रख दिए हैं, जो तार है एक प्रकार का, और इस पर रैखिक आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है हमारा। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि इस तार से r दूरी पर P एक बिंदु है जहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये dA क्या है यहाँ पे आप लोग बताएं हमें। ये जो dA है यहाँ पे क्या है? तो ये dA जो है यहाँ पर इसका जो अल्पांश भाग है, वहां पर जो पृष्ठ पर हम एक अल्पांश भाग लिए हैं, उस अल्पांश भाग का जो है ये क्षेत्रफल है। और अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है A से डिनोट करते हैं, पर अल्पांश भाग है इसलिए वहां पे हम D लगा दिए हैं। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इतना बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या? तो गॉसियन पृष्ठ से होकर कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हम वो ज्ञात करेंगे। यहाँ से गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है वो देखना है। लिखेंगे यहाँ पे 9 गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें लिखना, मान लेते हैं फाई ई है फ्लक्स हमारा विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। हालांकि कल भी हम बताए थे आप लोगों को पिछली वीडियोज में कि इसका फॉर्मूला होता है ई ए, यानी कि फाई ई बराबर जो फॉर्मूला होता है, सॉरी फाई ई बराबर वो होता है ई ए। पर ई ए जो होता है तो फिर यहाँ पे हम ई डी ए पहले कोस थीटा तो बाद में देखेंगे, पर डी ए क्यों आया? हम डी ए अभी जस्ट बताएं आप लोगों को, डी ए जो है एक अल्पांश भाग यहाँ पे हम काटे जहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो उस अल्पांश भाग का वो क्षेत्रफल है, भले ए क्षेत्रफल ही है पर उसमें डी लगाए तो वो अल्पांश भाग का है, तो इसलिए हम ए को छोड़कर डी ए लगा दिए। अब उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र जिधर बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र, उसके बाद यहाँ पर जो बनेगा एक क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल जो होगा, ये दोनों के दोनों संकेत करेगा लंबवत आगे की ओर। तो लंबवत आगे की ओर संकेत करेगा तो वहां पे थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा। वहीं अगर दो तरफ होता, इस प्रकार से होता, थीटा का मान कुछ ना कुछ बनता, तो थीटा की उपस्थिति में हमें क्या फॉर्मूला लेना है? फाई का ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो हम लिख लिए यहाँ फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मैं उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। हालांकि इसका अभी काम नहीं है, कुछ काम हो चुका है इसका, इसको क्लीन कर देते हैं। अब यहां से क्या करना है? अब यहां से हमें दोनों तरफ समाकलन करना है ताकि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमें निकल सके। तो इसका समाकलन करें तो क्या होगा? तो इस इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे, फाई ई डी लग जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के टाइम वहां पे डी लगता है, बराबर यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इसके प्रत्येक बिंदु पर वो सब समान होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। तो हम इतना यहां करने के बाद क्या करेंगे? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ होगा फाई, यहां से डी हट जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट कुछ बन रहा है हमारा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या बन रहा है? तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा बन रहा है ई। हमारा जो ई है यहाँ पर ई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम सबसे पहले बाहर कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पर आगे क्या होगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए है, डी ए। अब कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिख देना है हमें कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर थीटा का मान हम कितना लें? यहाँ जो थीटा का मान होगा हमारा वो कितना होगा? तो थीटा का मान यहाँ पे हम जस्ट बताएं कि दोनों की दोनों अभी लंबवत है। अगर लंबवत है तो आप लोग जरा देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर कोण कितना बनेगा? कुछ नहीं, कोण बन ही नहीं रहा, वहां पे 0 डिग्री कोण बनेगा। तो हम थीटा का मान कितना लेंगे? थीटा का मान जो है हम अपने मन से 0 ले लेंगे। अब 0 लेने के बाद देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहां पे लिख लेंगे फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए। अब cos 0 यहां पे लिखना है, cos 0 अर्थात थीटा बराबर 0 तब हुआ है वहां पे। अब इस cos 0 का मान कितना होता है? अब इंपॉर्टेंट ये कि cos 0 का मान कितना होता है बैठा दे उन्हें, अब फिर आगे देख लेंगे अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा। तो फाई ई जो है, फाई ई बराबर
ये इंटीग्रेशन में dA रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है cos 0 का मान होता है 1 और 1 से अगर गुणा होता है dA में तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। तो हमें निकल गया फाई ई का मान, ई इंटीग्रेशन में dA। तो चलिए इसके बाद हम बोर्ड क्लीन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फाई ई का मान ई डी ए आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पुनः इसको लिखना चाहेंगे या फिर हम लिख लेते हैं। फाई ई बराबर ई है, रहने देते हैं। अब देखिए डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका होगा, ये एक बेलनाकार पृष्ठ लिए थे, इसके अंदर हमने तार रखे थे तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो अब आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो वहां पे आप लोग पढ़े थे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr/h पढ़े होंगे। तो ये 2πr/h है, ये r तो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या हमारा मालूम है, पर ये h क्या है, ये h क्या है देखिए h हमारा यहां से वहां तक की लंबाई है, ऊंचाई है। तो इस l का प्रयोग हमें ऊंचाई की जगह पे करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2πr, फिर ऊंचाई की जगह पे हो जाएगा हमारा l। तो ये हो गया फाई ई बराबर ई 2πrl। इतना लिख करके हमें छोड़ देना है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे गॉसीय पृष्ठ पर कुल आवेश। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को, लैम्डा बराबर क्यू बटे लैम्डा कम करेंगे क्योंकि एक रैखिक तार है, मतलब एक तार है, उसका रैखिक लंबाई कुछ ना कुछ है, तो ये हम लगाएंगे। और यहां से अगर क्यू का मान निकाले तो क्या आएगा, एल लैम्डा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू बराबर एल लैम्डा और इतना लिख करके हमें छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे गॉसीय प्रमेय से। अब गॉसीय प्रमेय क्या कहता है हमें, अगर हम गॉसीय प्रमेय से चलें तो फाई ई बराबर कहता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या कहता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू का जो मान है हमें निकल चुका है एल लैम्डा बटे में हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और इससे इक्वेशन मान लेना है सेकंड। लेकिन इससे पहले जो हम ऊपर में बनाए थे अभी फाई ई बराबर हाँ हमारा शायद हाँ ये ई 2πrl और यहाँ पर निकला है फाई ई बराबर एल लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में देखें अगर तो एलएचएस हमारा एलएचएस पार्ट जो है हमारा वो दोनों के दोनों बराबर है। तो अर्थात अगर हम लोग के हैं तो इन दोनों समीकरण से तो इसका आरएचएस अपने आप जो है क्या हो जाएगा, इसका ये स्वतः बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर है, आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा। इनको हम एक बार लिख लेना चाहेंगे कुछ इस प्रकार से, E इंटू क्या है 2πrl है और बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, L लैम्डा बटे में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी कुछ करना है ना यहाँ पे करना है हमें, तो हमें क्या निकालना था, पहले आप लोगों को ये बता दें, हमें निकालना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस डिनोट किए हैं, तो ये निकालेंगे E। तो E बराबर ये सब गुना में उधर गया तो भागा में L लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट गुना ये आएगा इधर 2πrl। और देखिए यहाँ पे L से L स्वतः कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, अब बचा यहाँ पर E बराबर ऊपर में मान लेते हैं 1 है बट्टे में क्या होगा 2π एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं, 2π एप्सिलॉन नॉट को एक साथ गुना लैम्डा को अलग कर देते हैं, ये अलग हो गया, बट्टे में हमारा R है। तो ये R हमारा इस प्रकार से निकल के आ चुका है। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर रूप में लिखे इसको, तो वेक्टर E बराबर लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन नॉट गुना लैम्डा है रहने देते हैं, ये R पे वेक्टर लगाएंगे, इधर R कैप लगा देते हैं, हो गया हमारा। ये हमारा निकल चुका है एक नया सा व्यंजक जो आपके सामने दिख रहा होगा। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के क्लास 12th के ही मोस्ट थ्योरम लेकर के। तब तक के लिए खत्म करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।